Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our fourth chapter of Geography class 8 and that is natural disasters. इससे पहले हमने अर्थक्वेक का टॉपिक शुरू किया था जो ज़लज़ले के हवाले से था और हमने बात की थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 2005 में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 80,000 लाइफ्स जो हैं वो चली गई थी, लोगों की डेथ हो गई थी। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान। Geologically, Pakistan lies in an active zone at the margin of 3 tectonic plates. पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आगे मिलती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक इंडियन प्लेट है, एक यूरोशियन प्लेट है और एक अरेबियन प्लेट है। वो तीनों प्लेट आके यहाँ पे मिलती हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके। इसी वजह से जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। The geologic result of this convergence is the formation of Karakoram, Himalaya and Hindu Kush mountain ranges in the north and northwest। जैसे मैंने आपको बताया जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे जिसमें ये पहाड़ हैं तमाम, कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश, वहाँ पे ये कन्वर्ज होते हैं और वहाँ पे ये प्लेट्स मिलती हैं। तो जब भी एक प्लेट मूव करती है तो दूसरी प्लेट्स भी मूव करती हैं जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है या आ सकता है। और हमने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो प्लेट मूवमेंट होती है इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। दिस कन्वर्जेंट बाउंड्री इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्रंस ऑफ अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान एंड एडजेसेंट एरियाज़। और यही वजह है ये जो जहाँ पे ये 3 प्लेट्स मिलती हैं और ये लाइन जहाँ बनती है वहाँ पे भी ज़लज़ला आता है। और सेकेंडली उनके जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, करीबी एरियाज़ हैं, एडजेसेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ज़लज़ला आता है। अब हम बात करेंगे कि फिर सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जाएँ। जैसे हमने कहा था कि हम प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते अर्थक्वेक को, तो इसके अलावा फिर हम देखते हैं क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि नुकसान कम हो। To reduce the damages of earthquakes at minimal level, it is necessary to keep the people aware about 3 actions, that is drop or sit down even in the case of slight tremor। तो आपने क्या करना है, जब भी ज़लज़ला है आप तो या तो बैठ जाएं या आप थोड़ा सा नीचे हो जाएं। सेकंड चीज़ है कवर योर हेड एंड होल्ड समथिंग स्ट्रॉन्ग, और अपने सर को कवर कर लें ताकि आपको नुकसान ना हो, मतलब कि आपको चोट ना लगे। ऑलवेज कीप हैवी ऑब्जेक्ट्स नियर और ऑन द ग्राउंड। लर्न टू डिसकनेक्ट द पावर सप्लाईज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस इन इमरजेंसी। तो 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने करीब जो है कोई हैवी चीज़ रखें ताकि आप फॉर एग्जांपल कोई टेबल है उसके नीचे चले जाएं ताकि आपके ऊपर अगर गिरे भी कोई चीज़ तो आपको नुकसान ना पहुँचे। सेकेंडली वो कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस को आप डिस्कनेक्ट कर दें क्योंकि अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसके पाइप्स जो है टूट सकते हैं या ऐसा कोई भी नुकसान हो सकता है। If you are outside the house, try to keep away from the electrical wires and tall buildings which may drop on you। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अर्थक्वेक जब आता है तो ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं ये भी आप पे गिर सकती हैं, खुदा न खास्ता, और बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी नीचे गिर सकती हैं, तो उनसे दूर रहें। कीप द रेडियो सेट्स ऑन टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर आप बाहर हैं, गाड़ी में हैं, तो रेडियो सेट्स अपने ऑन रखें। इफ़ देयर इज़ फायर पुट इट ऑफ। अगर आग लग जाती है खुदा न खास्ता उसको जल्दी से बुझा दें। डोंट एंटर द होम्स इफ़ द वॉल्स और स्ट्रक्चर आर क्रैक्ड। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, खुदा न खास्ता आपको लगता है ये बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, तो उन घरों में भी उन जगहों पे मत जाएं। इफ़ देयर इज़ लीकेज ऑफ गैस दैन डिस्कनेक्ट द सप्लाई एंड गेट आउट ऑफ द होम। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक के बाद कोई गैस की लीकेज हो रही है तो वहाँ उस घर में भी मत जाएँ, हो सकता है खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। बीवेयर ऑफ द आफ्टर शॉक्स एंड ओनली री एंटर द होम्स व्हेन द वाइब्रेशन हैव स्टॉप्ड कम्प्लीटली। और आप सिर्फ तब ही जाएँ घर में जब आपको लगता है कि ये ट्रिमर या ये जो अर्थक्वेक है ये रुक गया है और ये ख़त्म हो चुका है। कंस्ट्रक्शन इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रेकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़, दैट्स वाई फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। इफ़ न्यू कंस्ट्रक्शन इज़ इनएविटेबल, अडॉप्ट स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन डिज़ाइंस टू रेजिस्ट अर्थक्वेक। जहाँ पे आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है लेकिन वो एरियाज़ ऐसे हैं जो प्रोन टू अर्थक्वेक्स हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, तो फिर उसके लिए कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसे डिज़ाइंस लिए जाएं जो कि अर्थक्वेक्स के नुकसानात को कम कर सकें या रोक सकें। कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑन रेजिस्टेंट कंक्रीट कॉलम्स। और ऐसे कॉलम्स या जो जिस तरह कंक्रीट के कॉलम्स होते हैं उनके पिलर्स के मुताबिक उसके ऊपर बनाया जाए घर ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। अवॉइड कंस्ट्रक्शन इन स्लोपिंग एरियाज़, जहाँ पे स्लोप्स हैं, जहाँ पे ऐसे पहाड़ हैं, स्लोपिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना की जाए क्योंकि मे बी अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे कोई मिट्टी का तोदा या कोई ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग।
अवॉइडिंग यूज़ ऑफ हैवी मटेरियल्स इन द सीलिंग्स, और सीलिंग्स के अंदर, छत के अंदर ज़्यादा कोई हैवी मटेरियल यूज़ ना करें कि ये ना हो कि फिर कोई अर्थक्वेक आए और ऊपर से कोई चीज़ गिर जाए। अब लास्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट फायर्स। द टर्म फॉरेस्ट फायर इज़ यूज्ड फॉर सच अनकंट्रोलेबल फायर which burns forests and other types of vegetation and causes damage to associated wildlife। फॉरेस्ट फायर नाम से आपको पता चल रहा है जंगलों में जो आग लग जाती है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लगती है, वो भी हम देखेंगे क्यों लगती है आग। लेकिन जो आग लग जाती है उसकी वजह से एक तो दरख्त जल जाते हैं, जो भी वेजिटेशन हुई होती है वो भी सारा कुछ नुकसान हो जाता है, और ना सिर्फ वो बल्कि जो वहाँ पे जानवर रहते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उनको भी नुकसान होता है। रिसेंटली आई थिंक पिछले साल और इसी साल के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। There are various causes of forest fires which can be either natural, that is lightning associated with thunderstorms, or human, that is accidents, negligence or criminal act। और इन जो आग लगने की वजूहत हो सकती हैं उसमें एक तो वो कह रहे हैं लाइटनिंग, जो थंडरस्टॉर्म बिजली गिरती है उसकी वजह से लग सकती है। उसके अलावा एक्सीडेंट्स कोई हो सकते हैं, कोई ऐसा केमिकल वहाँ पे फेंका जा सकता है, फिर लोग वहाँ सिगरेट वगैरह पीते हैं वो भी फेंका जा सकता है, और कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट वहाँ पे कोई आग लगाने का किया हो किसी ने में भी, जिसकी वजह से आग फैली हो या फैल जाए वहाँ पर आग लग जाए। फॉरेस्ट फायर बैडली अफेक्ट्स द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट। इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द नियर बाय सेटलमेंट्स। और ना सिर्फ उन जंगलों को आग लगती है बल्कि जंगलों के करीब जो घर होते हैं उनको भी आग लग सकती है और उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। इट डिस्ट्रॉयज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दैट इज़ वुड, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, और साथ में ज़ाहिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जाहिर सी बात है जब आग लगेगी जो उसके धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा और वहाँ पे उस एरिया में टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा क्योंकि ज़ाहिर जंगल को आग लगी हुई है। इट डिस्टर्ब्स द वाटरशेड्स एरियाज एंड इट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जाहिर सी बात है जैसी आग लगती है उसकी वजह से ना सिर्फ इंसानी जो हेल्थ है, सेहत है, उसको भी नुकसान पहुंचता है बल्कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रुक जाती है, क्योंकि कई बार आपको पता होगा कि दरख्तों से, उनकी लकड़ियों से रबड़ बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे बनाया जाता है, घर भी बनाए जाते हैं, लेकिन जब ज़ाहिर है वो जल जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। Forest in Pakistan. Forests are considered as a valuable asset for a country. According to the experts, the average area under forest should be 25% of the country. Unlikely area under forest in Pakistan is less than 5% of the country. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जिसको फोकस कर रही है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से उन्होंने एक मूवमेंट भी शुरू की है, एक कैंपेन शुरू की है, और उसके मकसद ही यही है कि जो पाकिस्तान में 5% दरख्त हैं या वो जो फॉरेस्ट हैं वो जो कि असल में 25% होने चाहिए, मतलब एक मुल्क का 25% या हिस्सा अगर फॉरेस्ट से भरा हुआ है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 5% फॉरेस्ट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि यहाँ पे 5% को बढ़ाना है हमने, और हमने ज़्यादा प्लांटेशन करनी है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में 1 या 2 प्लांट लगाएं, एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो हम ज़्यादा भी लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो इलीगल ट्री कटिंग इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इलीगल ट्री कटिंग, एक ट्री माफिया या जो जंगलात में माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, ये फर्नीचर के तौर पे यूज़ करते हैं इन दरख्तों को, और इस तरह से कटिंग होती है जिससे और कम होते जाती है, 5% और भी रिड्यूस होता जाएगा और हो सकता है। समटाइम्स टू कवर दिस क्राइम फॉरेस्ट आर पुट ऑन फायर टू। दिस एक्ट बर्न्स डाउन द वैल्यूबल इकोनॉमिक एसेट्स ऑफ द कंट्री। और कई बार गुस्से में और जुर्म की सूरत में क्या किया जाता है, लोग जंगलों को आग भी लगा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एक मुल्क को। अब देखते हैं कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 52% ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। देखा गया है कि तकरीबन 52% जो हैं जो फॉरेस्ट में आग लगती है वो ह्यूमन नेग्लिजेंस, इंसानी कोताही की वजह से आग लगती है। सो केयर एंड प्लानिंग आर द की इशूज़ इन्वॉल्व इन सेफ्टी मेजर्स इन एरियाज वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स। अवॉइड प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इफ़ इनएविटेबल यूज़ फायर रेजिस्टेंट मटीरियल ऑन इन कंस्ट्रक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमूमन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए
एक शहर की या एक मुल्क की ऐसे एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जंगलों के करीब घर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरत है और बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे जंगलों में घर बनाने की ज़रूरत है, तो फिर ऐसा मटेरियल को यूज़ किया जाए जो कि आग को इतना जल्दी ना पकड़े और आग ना लगे घर को। Uh, clear the areas around the forest from bushes, plants, dry leaves and broken branches which may aid the process of fire. और जंगलों को साफ़ रखा जाए, जो भी वहाँ पे लीव्स और ब्रोकन ब्रांचेस होती हैं उनको क्लियर किया जाए, क्योंकि जब आग लगती है तो डेफिनेटली इनकी वजह से ज़्यादा फैलती है। डू नॉट स्टोर इनफ्लेमेबल मटीरियल लाइक नेचुरल गैस एंड पेट्रोल एक्सेट्रा नियर द फॉरेस्ट, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार जंगलों के करीब जो नेचुरल गैस है, जो भी आपकी गैस है ज़मीन से निकलती है, पेट्रोल है, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें फ्लेमेबल चीज़ें हैं जिनको आग लग सकती है, उनको फॉरेस्ट के करीब ना रखा जाए। ग्रो स्पॉन्जी टाइप ऑफ वेजिटेशन विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर स्टेम्स एंड आर ईजली नॉट ईजली इनफ्लेमेबल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जंगलों में वो स्पॉन्जी किस्म की ट्रीज़ या वेजिटेशन की जाए जिनके अंदर पानी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब आग भी लगेगी तो इतना जल्दी उन प्लांट्स को, ट्रीज़ को आग नहीं लगेगी कि उनमें पानी होगा। Select those areas of construction which are less vulnerable to fires, that is flat ground should be preferred as compared to the sloping surfaces। और घर वहाँ पे ही बनाने चाहिए जो कि फ्लैट सर्फेसेज और जंगलों से दूर है। ट्रेन द पीपल अबाउट फायर फाइटिंग, और लोगों को ट्रेन किया जाए कि अगर आग लग जाती है तो फिर इसका मुकाबला कैसे किया जाए। Establish an effective monitoring system of forests, especially in warm and dry areas, to stop such incidents as forest fires. Evacuation plans should be prepared to shift the people towards safer areas and avoid return till the fire is extinguished completely। और कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह लोगों को वहाँ से निकाला जाए और किस तरह से आग को भी बुझाया जाए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि फिर ये जो डिज़ास्टर आते हैं, ये जो कुदरती आफात आते हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है या कैसे किया जाना चाहिए। द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। यहाँ पे उसने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इस डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं और इनके नुकसानात को सबसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है फोरकास्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फोरकास्ट कहते हैं कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेना। जैसे हम कहते हैं जी वेदर फोरकास्ट क्या है, इसका मतलब है कि जी वेदर आगे आने वाले दिनों में कैसा होगा, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह डिज़ास्टर को भी कई बार प्रिडिक्ट किया जाता है कि जी अगर साइक्लोन आ रहे हैं या बारिश होगी तो फ्लड्स आ सकते हैं। अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इवन वॉल्केनोज़ को भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड को देखते हुए हम लोग वॉल्केनोज़ को फिर भी एक हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी ये ट्रेंड है कि हर साल इस टाइम में आता है, तो मे बी आ जाए, बट इवन स्टिल हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कब आएगा। तो एनीवे फॉरकास्ट के हवाले से वो कहता है कि जी दीज इन्वॉल्व प्रिडिक्शन एंड ऑल सच प्री मेजर्स दैट मे हेल्प टू कीप द डैमेजेस एट द मिनिमल लेवल। अब फॉर एग्जांपल हम अर्थक्वेक को तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, तो इसमें हम फोरकास्ट मैनेजमेंट का क्या काम होगा, वो ये करेंगे कि जो भी प्रोन एरियाज़ हैं अर्थक्वेक के लिए, कि उसके लिए वो पहले तैयारी करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वहाँ पे घर हैं, ऐसे मकानात हैं जो सही नहीं बने हुए, वो उनको ऑर्डर करेंगे कि ये आप घर या तो छोड़ दें, इवैक्यूएट कर दें और नया घर बनाएं, या उसकी रिप्लेसमेंट करें, या ऐसे मटेरियल यूज़ करें जिससे वो जो अर्थक्वेक के प्रोन एरियाज़ हैं उनमें वहाँ पर नुकसान ना हो। तो फोरकास्ट मैनेजमेंट का ये काम होगा कि वहाँ के एरियाज़ जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है उनको देखें, उनको विज़िट करें और वहाँ जाके उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ताकि वहाँ पे अर्थक्वेक अगर आता भी है तो नुकसान ना हो। नंबर 2 है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होता है कि आप जैसे आपके पास मॉनिटर होता है कंप्यूटर के पास, जो आपके साथ अटैच्ड होता है आपके सीपीयू के साथ, तो कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर जो होता है आप उसमें देख रहे होते हैं। यहाँ पे भी मॉनिटरिंग का मतलब है देखना, चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और ये कब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जब डिज़ास्टर अक्कर हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, वॉल्केनिज़म हो जाता है। अब मॉनिटरिंग वालों का क्या काम होता है कि यहाँ पे वो ये देख रहे होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता फ्लड्स आ गए हैं तो अब उन फ्लड्स का पानी जो जमा हुआ है उसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब तक वो निकालेंगे नहीं तो खुदा न खास्ता ख़दशा है कि लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, लोगों की डेथ हो सकती है, बिजली किसी को लग सकती है, कुछ भी इस तरह के मामला हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है। तो ये मॉनिटरिंग वालों का काम होता है कि जो डिज़ास्टर अकर हो गया है उसको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए, मॉनिटर करें सिचुएशन को, ऑब्ज़र्व करें, देखें और हल निकालें उसका, तो ताकि सबसे कम नुकसान उठाना पड़े लोगों को। These involve such measures which are taken during the disaster to fulfill the needs and reduce the problems of the affectees। अब ज़ाहिर है जो इफेक्टिव हुए लोग उनका भी जो है अजाला किया जाए, उनको नुकसान कम से कम हो।
और सबसे आखिर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। अब डिज़ास्टर तो आ गया, वो आप शायद रोक भी नहीं सकते, अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, साइक्लोन्स को रोक नहीं सकते, किसी भी तरह से फ्लड्स को भी इवन नहीं रोक सकते। ज़ाहिर है जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो कुदरती तौर पे आफत आई है, अब वो आ गई, उसके बाद मॉनिटर भी कर लिया आपने, लोगों को बचा भी लिया किसी तरीके से, लेकिन फिर वो जो नुकसानात हुए उनको रिहेबिलिटेट रिकवरी कैसे की जाए। जो लोगों के स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, बिजनेसेस ख़त्म हो गए, दुकानों में नुकसान हुआ, घर टूट गए, जो भी था गिर गए, जिस तरह के भी नुकसानात थे, उसको फिर कैसे से रिकवर किया जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। दीज इन्वॉल्व पोस्ट डिज़ास्टर मेजर्स। पोस्ट डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर के बाद ऐसे इकदाम किए जाते हैं विच आर टेकन फॉर द स्पीडी रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ द अफेक्टीज। और फिर इसका मकसद ये होता है कि लोगों को दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में लेकर आया जाए, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, लोग अपना हॉस्पिटल में चेकअप करा सकें, लोग अपना जो नॉर्मल लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसमें वापस आ सकें। तो ये चैप्टर था, हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं, काइंडली आप लोग ख़ुद करें, क्योंकि आप चैप्टर समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ आया तो 2 से 3 दफ़ा ये वीडियोस देखें, आपको ये समझ आ जाएगा। और उसके बाद आपके जो यूनिक नोट्स हैं उसमें से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस याद करें। थैंक यू वेरी मच।